जो वो गाजीपुर की सियासत कर रहा है, अगर अफजाल अंसारी को साध लिया तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता। कल्पनाथ राय से लेकर कृष्णानंद राय, मनोज सिन्हा तक आपके समाज के बड़े नेता हैं, फिर अंसारी परिवार से कि इस जिले में 3 नेता हैं, 3 ही नेता हैं, चौथा कोई कहे लीडर तो लीडर नहीं है। वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी, और तीसरे ओम प्रकाश जी। एक जांच एजेंसियों का भी फेलियर यहाँ कृष्णानंद राय हत्याकांड में रहा। जांच एजेंसी का नहीं, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। वर्तमान एलजी महोदय उसमें गवाह थे, ये भी गवाह थे, तो गवाही कैसे टूटी है, क्या हुआ उसको पढ़िए भाई। प्रोटोकॉल के तहत एक फोटो आ रही है, प्रोटोकॉल मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो चेहरे पे जो मुस्कान है वो मजबूरी नहीं है। सैकड़ों हत्याओं की धुरी है ये दोनों चेहरे। नमस्कार। क्रिकेट में बाउंसर खेल पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, सधा हुआ टाइमिंग चाहिए, कंट्रोल चाहिए। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो राजनीति के बाउंसर को खेलना जानते हैं। हमारे साथ घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद अतुल राय जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर। क्रिकेट, चूंकि मैंने क्रिकेट से शुरुआत की, तो क्रिकेट पसंद है, खेलते हैं? हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि क्रिकेट हर हिंदुस्तानी के नब्ज में है, सबको पसंद होगा, उसी तरह मुझे भी पसंद है। ठीक, तो राजनीति क्यों चुना? राजनीति चुना नहीं, राजनीति चूंकि जब कॉलेज का मेरा टेन्योर था, 2001 से 2004 तक हम बीएससी में बनारस के हरिश्चंद्र महाविद्यालय में शिक्षारत थे। उस दरमियान जो छात्र संघ की एक कहेंगे एक चार्म कह लीजिए कि जो चार्म थी उसी तरफ एक झुकाव हुआ, और छात्र संघ से 2001 में हम लोग जुड़े, समाजवादी छात्र सभा से वहाँ राजनीति शुरू की, और उसके बाद फिर दिन ब दिन कहानी बढ़ती गई। तो छात्र सभा के बैनर पे कभी चुनाव लड़ा या किसी के बैनर पे? नहीं, मैंने छात्र संघ का चुनाव क्या कहा जाएगा उसको कि पर्दे पर आकर नहीं लड़ा कभी भी। एक बार मैंने नॉमिनेशन किया था, बट वो डमी नॉमिनेशन था। डमी नॉमिनेशन इसलिए था कि हमारा अध्यक्ष का कैंडिडेट कोई और था, और कभी भी रिस्क फैक्टर होता है कि कहीं नॉमिनेशन कैंसिल ना हो जाए। इस वजह से स्टैंड बाई में मैंने नॉमिनेशन अपना कर रखा था। वापस लेना मैं भूल गया, और मैं छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पे 7 वोट भी पाया था। वोट मिले थे आपको? 7 वोट बिना प्रचार के? बिना प्रचार के, मतलब वो अब गलती से कोई रह गया हो कि अच्छा, आपने अपना वोट दिया था? नहीं दिया था, मैंने अपने कैंडिडेट को दिया था जिसके लिए हम किए थे। हमारे कैंडिडेट थे पंकज श्रीवास्तव, और ये बात हो रही है 2004 की। हमारे अध्यक्ष के कैंडिडेट थे पंकज श्रीवास्तव, हमारा महामंत्री का कैंडिडेट था जयपाल यादव, और हमारे उपाध्यक्ष के कैंडिडेट थे आशुतोष सिन्हा जो आज वर्तमान में एमएलसी हैं, और हमारा पुस्तकालय मंत्री था शशिकांत यादव। तो ये 4 लोग हमारे थे, और उसमें जयपाल विजयी हुए महामंत्री के तौर पे, पंकज जी उप विजेता रहे, आशुतोष भी उप विजेता रहे। बाद में आशुतोष 2005 में इतिहास का सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला हरिश्चंद्र महाविद्यालय के उपाध्यक्ष हुए, और आज के मौजूदा दौर में वाराणसी खंड स्नातक से एमएलसी। तो चुनाव जो है या राजनीति, किसको देखकर शुरू किया आपने? किसी को देख कर नहीं शुरू की, बताया ना कि कॉलेज में गए, जो नौजवानों का एक हुजूम था। जिस दिन फर्स्ट ईयर में हम थे, जब गए हैं कॉलेज में, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में बहुत छोटा कंपाउंड है हमारा, और वहाँ पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर उस छोटे से कंपाउंड में मुझे लगता है कि 7,000 के आसपास स्ट्रेंथ है हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में। और जब पहला पैर पड़ा है, और जब हम एडमिशन इनरोल कराने के लिए जा रहे थे, तो वो जो छात्र नेताओं की भीड़ लगी थी और मदद के लिए लोग एक दूसरे के पास आ रहे थे, तो जाकर पता चला कि यह भी एक व्यवस्था होती है कि लोगों की मदद करने के लिए, जो न्यूकमर्स हैं उनकी मदद करने के लिए। तो वो जो एक इंट्यूशन वहाँ से आई, एक जो एप्रिसिएशन आई वहाँ से, तो उसने मुझे झुकाव दिया। छात्र संघ का आभा मंडल देखकर ऐसा कह सकते हैं? आभा मंडल नहीं कहा जाएगा, मैंने बताया ना कि मदद जो करने की थी उनकी, जो उसमें छात्र नेता हमारे थे उस वक्त मौजूदा, मैं बता दूं 2001 में चुनाव हो रहा था, सुजीत सिंह जी अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी थे, और 2000 में बच्चन प्रसाद यादव वहाँ के अध्यक्ष थे।
और बच्चन प्रसाद यादव का ही ये जो पैनल था, इन्होंने ही मुझे अप्रोच किया। उसमें अध्यक्ष कैंडिडेट 2001 में समीर सिंह यादव थे, और यह जो जुड़ाव हुआ तो वहीं से समीर ने ही अप्रोच किया मुझे, और उसके बाद मैं जुड़ गया इन लोगों से। छात्र जीवन से लेकर और आपके पहले चुनाव लड़ने तक, जमानिया 2017 तक, अंसारी परिवार से कैसे संबंध रहे? अंसारी परिवार से मेरे रिश्ते राजनीतिक रहे हैं, बाकी कोई रिश्ता नहीं रहा है हमारा कभी वहाँ आना जाना नहीं रहा। बाबू शकील एक दो बार जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब मैं गया हूँ। आपको बताऊंगा मैं अंसारी परिवार अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी, कौमी एकता दल। 2010 में मुझे लगता है ये पार्टी बनी होगी। मैं 2009 से बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हूँ। बनारस की रोहनिया सीट से मुझे प्रभारी बहन जी ने बनाया था, और 2012 का चुनाव मुझे बनारस की रोहनिया सीट से कंटेस्ट करना था। किन्हीं परिस्थितियों वहाँ पे मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। 2010 में इस जहाँ पर आप बैठे हुए हैं इस ग्राम सभा में हमारे अनुज पवन इस ग्राम सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, और 2015 में 8 फरवरी को वाराणसी मंडल के मुख्य चुनाव इंचार्ज डॉक्टर स्वर्गीय, अब तो हो गए हमारे इंचार्ज साहब, स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार कुरील जी ने मुझे जमानिया का प्रभारी प्रत्याशी बनाया। जब कौमी एकता दल अपने वजूद में थी, अपने अस्तित्व में थी, उससे पहले ही मैं बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जा चुका था जमानिया में। 2017 की जनवरी में कौमी एकता दल का विलय होता है बहुजन समाज पार्टी में। उस वजह से मेरे 2017 से 19 तक, जब तक ये लोग बसपा में रहे, मेरे संबंध थे। बाकी उसके पहले कोई संबंध नहीं थे, उसके बाद कोई संबंध नहीं। क्या राजनीति में आने का कारण अंसारी परिवार था? बिल्कुल नहीं, मैंने बता दिया कि मैं छात्र संघ से जुड़ा हूँ। मैंने नॉमिनेशन किया है एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर, वो किया है। ग्राम सभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का भाई वही परिवार लड़ा, तो नाम के तौर पे मुझे ही लोग जानते थे, लेकिन भाई थे एज ए कैंडिडेट। और फिर 2017 का चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से लड़ा। कल्पनाथ राय से लेकर कृष्णानंद राय, मनोज सिन्हा तक आपके समाज के बड़े नेता हैं, फिर अंसारी परिवार से इतना लगाव? कहाँ लगाव था? इनसे कभी लगाव हो पाया? कौन सा डाटा है आपके पास जिससे आप लगाव कह रहे हैं? हम उस पर चर्चा आगे करेंगे। हाँ, कोई कल्पनाथ राय, कोई कोई कृष्णानंद, कोई 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 लगाव नहीं। कोई कह दे कि मैंने कभी कौमी एकता दल के लिए वोट मांगा। इन लोगों से कोई संबंध आपके रहे? कल्पनाथ राय जी जो 99 में दिवंगत हो गए, मैं उस वक्त स्कूल में था। 2001 में मैं कॉलेज में गया हूँ, तो नाम सुनता था उनका, वो रहा है। विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी 2002 में यहाँ से विधायक नॉमिनेट हुए। मैं उस वक्त बनारस में अपने कॉलेज में 2005 में जब वो दिवंगत भी हुए तो भी मैं कॉलेज लाइफ में था। यहाँ से मेरा जुड़ाव ही नहीं था, तो इन लोगों से मेरी उम्र कम थी। मैं 2019 में सेकेंड यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था यूपी से, तो कभी इधर आना जाना उतना नहीं रहा, और कभी इन लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। 2010 में आपने अपने भाई को चुनाव लड़वाया था? हाँ जी, विधानसभा का। 2017 वो ग्राम सभा का। 2017 में जब आप पहला विधानसभा का चुनाव जमनिया से लड़े थे आप, लेकिन समाज के अनुसार सबसे मुफीद सीट मोहम्मदाबाद थी जी, फिर आपने जमनिया क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर स्वर्गीय विधायक जी के परिवार से भाजपा से लड़ रहे थे। देखिए, कहीं भी जाया जाता है समीकरण देखा जाता है। बहुजन समाज पार्टी का जो समीकरण था, वहाँ पर एक बार चुनाव पशुपत राय जी हमारे समाज से जीत चुके थे, और वहाँ पर भूमिहार फैक्टर या समीकरण बन रहा था कि आप जीत सकते हो। यहाँ पर स्वर्गीय विधायक जी का परिवार लड़ रहा था और वोटों का डिवाइडेशन होता, इस वजह से मैं यहाँ चुनाव न लड़कर वहाँ लड़ने गया। आपके लड़ने से ओम प्रकाश सिंह का समीकरण बिगड़ गया जमनिया में, ऐसा लोग कहते हैं। ओम प्रकाश जी से कोई लड़वैया नहीं मिला था। ओम प्रकाश जी मेरी जितनी उम्र है उतना उनका राजनीतिक कद है, और उनका नहीं। देखिए, इस जिले में 3 नेता हैं, 3 ही नेता हैं। चौथा कोई कहे लीडर तो लीडर नहीं है। कौन कौन? एक वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी, दूसरे हमारे वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, और तीसरे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी बहुत बड़े लड़वैया, बहुत बड़े राजनीतिक, और बहुत उनकी जो पकड़ है गांव गांव तक वो था। अतुल एक ऐसे कैंडिडेट मिले उनको कि जो उनसे ज़्यादा एफर्ट उन गाँव तक किए। वहाँ एक आपको बताना चाहूँगा, पठान बिरादरी है वो जो सबसे ज़्यादा है,
और पठान बिरादरी वहाँ पर जो कन्वर्टेड वो हैं वो हमसे कन्वर्टेड हैं, मतलब भूमिहार से कन्वर्टेड है ज़्यादातर गांव, और उसमें भी अधिकतर मेरे गोत्र से कन्वर्टेड हैं। जिस गोत्र के हम भूमिहार में किनवार गोत्र हमारा होता है उससे कन्वर्टेड है। 12 सबसे बड़ा गांव है मुसलमानों का जवानिया विधानसभा में। तकरीबन 18,000 वोट है उस गांव में, और वो हमारे बीरपुर 12 भाई है। गंगा जब इस तरफ से नहीं बहती थी, बाद में गंगा आ गई तो डिवाइड होके 12 उस तरफ चल गया, बीरपुर इस तरफ रह गया। तो बीरपुर 12 और महेन, एक हमारे जौराबाद विधानसभा में एक गांव पड़ता है, मुसलमानों को बहुत बड़ा गांव है महेन, तो यह हमसे कन्वर्टेड है, हमारे गोत्र से कन्वर्टेड है। कल्चर भी वही है। और कल्चर मैं अभी आपको और उसको वो कर दे रहा हूँ। इनके जब परदादा का नाम पूछेंगे तो वो राय है, और आज भी वो स्थापित नाम है। उसिया गांव सभा है, उसिया बहुत बड़ा गांव है, नाजिर हुसैन साहब का गांव है, डीजीपी एक्स डीजीपी वजीर अंसारी साहब का गांव है। उनके गांव का जो जिस मजार पर जाकर उर्स मनाया जाता है वो नरपत राय बाबा की मजार है, तो वो हमारे हैं। और उनको यह एहसास दिलाने में हम कामयाब रहे कि हम भी उनके हैं, और वो उस तरह से हमारे साथ है, और परिणाम कुछ और रहा। आपने कहा ओम प्रकाश सिंह जो है वो बड़े लड़वैया हैं, तीसरे नंबर पे पहुंच गए 2017 में। देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई वो होता नहीं है। अगर लोगों को बेटर ऑप्शन मिलेंगे तो लोग उधर जाते हैं, करते हैं। मैंने आज भी जमानिया में अपने लोगों को नहीं छोड़ा हूँ। अगर मैं पर डे अपने घर पे 200 लोगों से मिलता हूँ तो 50 लोग मेरे जमानिया विधानसभा के ही रहते हैं। वही हमारा जुड़ाव और वही लगाव उनसे बना हुआ है। ओम प्रकाश जी चूंकि कैबिनेट मंत्री हो गए, प्रदेश के प्रमुख महासचिव हुए, तो कद जब बड़ा हो जाता है तो नीचे के लोगों से उतना जुड़ाव नहीं रह जाता है। वही एक बात थी जो मुझे समझ में आया कि मैं निचले तबके के लोगों को जोड़ने में सफल रहा, इस वजह से ओम प्रकाश जी तीसरे पे चले। कहा जाता है कि अंसारी बंधुओं ने मुसलमान वोटों के लिए लॉबिंग अच्छी की थी आपके लिए। मेरे भाई 26 जून 2016, मुझे आज भी डेट याद है, जब कौमी एकता दल का विलय सपा में हो गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उस विलय को रद्द किया। शिवपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंसारी परिवार में अफजाल अंसारी एक तरफ, शेबुतुल्ला अंसारी एक तरफ, हाथ उठाकर समायोजन विलय करा दिया था समाजवादी पार्टी में। बाद में वह विलय टूटा है। तो उनका समर्थन उस वक्त 2016 में, और उनका सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी की तरफ था, न कि मेरी तरफ था। बाद की परिस्थितियों में मैंने बताया कि मुसलमान वोट किस वजह से मुझे देता है, किस वजह से पसंद है, वो बात मैंने आपको बताई। कहा जाता है कि जो अंसारी परिवार है वो चुनाव जीतने से ज़्यादा जो है आप चूंकि लड़ रहे थे, उस आपको जिताने से ज़्यादा ओम प्रकाश सिंह को हराने में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा था, जिसका फ़ायदा भाजपा ले गई। इस तरह का नहीं है। अंसारी परिवार फैक्टर 2017 की जनवरी में वो उनका विलय फिर बसपा में हो, जब वहाँ से वो नहीं हो पाए, निष्कासित हो गए, तो फिर उनका विलय हुआ है। तो ओम प्रकाश जी से अफजाल अंसारी साहब के बहुत अच्छे संबंध हैं। गुरु और उस्ताद शब्द उल्लेख करते हैं। मंत्री जी उस्ताद कह के अफजाल अंसारी जी को बुलाते हैं और करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैं याद दिला दूँ, अच्छा सवाल कर दिया आपने। हमारे रशीद खां, दिवंगत मरहूम रशीद खां, पूर्व प्रमुख भदौरा, उसिया ग्राम सभा के रहने वाले थे। मंच पर अफजाल अंसारी का संबोधन चल रहा था 5 मार्च 2017 को। उसिया ग्राम सभा में ही जनसभा थी। अफजाल अंसारी जी संबोधित कर रहे थे। मंत्री जी का एक बार भी नाम नहीं लिए मंच से। रशीद खां साहब उठकर खड़े हुए कि अरे हमारी लड़ाई अमुक व्यक्ति से है, फलाने से है, आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अफजाल अंसारी जी ने उनको बैठा दिया और कहा कि अब छोड़िए उनका क्या नाम लेना। तो यह मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की घटना। चर्चा तो सर ये भी है कि अंसारी परिवार 2014 में डीपी यादव को लड़ा करके गलती कर गया। गलती कर गया या सही कर गया, मकसद क्या था? अभी एक फोटो आई है ना राजभवन की, तो अब सब कुछ
जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए। ये फोटो आकस्मिक है, अचानक आ गई है, लाई गई है, या इसकी नींव बहुत पहले से कहीं रखी गई है। देखिए, मैं सियासत में बहुत स्पष्ट इंसान हूँ। मेरे जो जुबां पर है वही दिल में है, वही हृदय में है। तो मैं इतने बड़े सियासतदानों की बातों को समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है और समझेगी आगे आने वाले आपने में। कहा आप स्पष्ट हैं, कहते हैं बातों को, लेकिन आपकी बातों से शंका ज़्यादा है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये आपने सवाल तो नहीं किया कि गलती कर गए। मैंने कहा गलती कर गए कि जानबूझ के की गई, तो उसमें जवाब मेरा निहित है। उस राजभवन की फोटो को भी आप उसी संदर्भ में शंका की दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, हम क्या देख रहे हैं, वो एक जाके प्रोटोकॉल बताया जा मोहम्मदाबाद रहा था। विधानसभा और गाजी, हाँ प्रोटोकॉल थी, निश्चित मेरे भाई प्रोटोकॉल थी। 23 मई की यह फोटो है जब खींची गई है, ठीक। ऑफिस ऑफ LG J&K, आप चले जाइए इस वेबसाइट पे, इस पेज पे चले जाइए। जितनी कमेटीज दौरा की है J&K में, जम्मू कश्मीर में, उन सारे की फोटोज पड़ती है। इस फोटो को क्यों दबाई गई थी? यह तो 29 मई को कहीं से किसी ने लीक कर दी है, वायरल कर दी। मैं भी कहता हूं ये प्रोटोकॉल है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। एक LG अपने यहाँ जो भी एज अ होस्ट, जो उसके यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी आएगी उसको सम्मानित करेगी, भोज पे आमंत्रित करती है, ये चीजें नेचुरल है। लेकिन अगर इस बात को आप अपने पेज पे नहीं रखे, जो बाकी जैसे नीरज जी गए थे, उनका परिवार गया था, हमारे बगल के सांसद रहे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के पुत्र, तो यह जब चीजें रही और वो लोग उनकी फोटोज पड़ी, तो इस फोटो को क्यों नहीं गई? यहाँ बात नीयत की है। और जब वो फोटो लीक हो गई तो जवाब जगह जगह से आने लगा कि फैक्ट चेक ध्यानार्थ या प्रोटोकॉल है, फैक्ट चेक ध्यानार्थ या फोटो प्रोटोकॉल है। मैं भी कह रहा हूँ प्रोटोकॉल है, लेकिन 23 तारीख की फोटो 29 तारीख को दूसरे जगह से लीक होने पे आ रही है और आपकी पेज से नहीं पड़ी, तो यह नियत की बात है। तो अक्सर कहा जाता है कि पूर्वांचल में कुछ सीटें जाति समीकरण के हिसाब से तय होती हैं। क्या आप मानते हैं कि भूमिहार समाज के लिए सबसे सेफ या मुफीद सीट पूर्वांचल में जो? मैं नहीं मानता। अगर मानता तो सन 85 से लेके आज हम बैठे हुए हैं 2026 में, 27 होने जा रहा है, महज 10 साल यह सीट एक भूमिहार समाज के पास, परिवार के पास रही है। और बाकी के 30 साल यहाँ पर अंसारी परिवार ने प्रतिनिधित्व किया है, वह भी उन परिस्थितियों में जब मात्र यहाँ पर पोलिंग 18 से 20 हजार मुसलमान का है। तो यहाँ पर वो समीकरण नहीं चल सकता। कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी से मुख्तार अपने बेटे अब्बास को बसपा का प्रत्याशी बनाना चाहते थे, मगर आप बहन जी से टिकट ले आए। बनाना नहीं चाहते थे अब्बास, वहां पर प्रभारी प्रत्याशी के तौर पर उनकी घोषणा हो चुकी थी, वो लगातार दौरा कर रहे थे, वहां पर वो पूरा अपना प्रचार कर रहे थे। तो ये पहली खटास थी अंसारी परिवार से आपकी? खटास का क्या, बहन जी ने, मैं घोसी लड़ना भी नहीं चाहता था, मैं बलिया चाहता था। बलिया में चूंकि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और घोसी रह गई बहुजन समाज पार्टी के पास। मेरी कोई दावेदारी नहीं थी कि मुझे घोसी से दिया जाए। बहन जी ने मुझे बुलाकर और कहा कि तुम्हें घोसी से लड़ना है, तो उनका आदेश मेरे लिए मानना जरूरी था, मैं लड़ने गया। अंसारी परिवार में का एक बड़ा नाम है, क्या ये पटकनी थी? नहीं, पटकनी वगैरह इस तरह का नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी समय समय पर टिकटार्थियों की विवेचना करती रहती हैं, उनकी जांच परख करती रहती हैं, और समीक्षा के बाद जो फाइनल होता है वो लास्ट में होता है। तो प्रभारी को चूंकि जो बना दिया जाता है उसी को मान लिया जाता है कि प्रत्याशी है, एक खुद से मान लिया जाता है वो है। लेकिन चूंकि अफजाल अंसारी को गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी टिकट दे चुकी थी, तो बगल की सीट पर संभव नहीं था कि एक ही परिवार से दो कैंडिडेट दिए जाए। पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी जेल शिफ्ट किया जाना था। तब आपने प्रयागराज नैनी जेल में रहते हुए प्रशासन को एक पत्र लिखा। उसमें आपने मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया था। क्या था विषय? देखिए, यह जब एक मुकदमा हमारे पे नॉमिनेशन के बाद हुआ IPC 376 में, और उसमें मैं कारागार में जुडिशियल कस्टडी में था,
और उस जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए आईपीसी 173(8) एक टर्म होता है, जिसमें विवेचना के बाद अगर कोई फर्दर एविडेंस आता है तो उसमें उन चीज़ों को शामिल किया जाता है। वो जांच हुई, उस जांच के बाद उसमें ऐसे तथ्य आए कि यह जो पूरा मुकदमा है यह षड्यंत्र के तहत है। तमाम ऑडियोज वीडियोज आए, उसमें एक क्रिमिनल सजायाफ्ता अपराधी था जो सोनभद्र जेल में था। IS 191 गैंग का वो रजिस्टर्ड मेंबर था और उसका जुड़ाव जाहिर सी बात है कि अपने बॉस से भी रहा होगा। तो उसको देखते हुए जब वो सारी चीज़ें आ गईं और मैंने जो पत्र दिया तो उस पत्र पे शासन ने LIU से जांच भी कराई। जहाँ तक मुझे जानकारी है कोर्ट में भी LIU ने उस रिपोर्ट को सबमिट किया, तो उसमें स्पष्ट रूप से था कि इन दोनों लोगों के बीच में कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की साजिश इनके विरुद्ध की गई थी इस वजह से। तो वो जो जिस घटने का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक कारणों से था? ये मेरे भाई मुझे नहीं कहना है, मैं फैसले की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने अपने इस मुकदमे के फैसले में यह लिखा है स्पष्ट रूप से कि यह पूरा मुकदमा सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत अभियुक्त अतुल राय को लोकसभा चुनाव हराने के लिए किया गया। किसने यह किया था? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। किसने किया? इसमें एक नाम उल्लेखित किया है कोर्ट ने, अंगद राय का, बाकी नाम उल्लेखित नहीं है। आप उल्लेख कर सकते हैं। नहीं, देखिए जो राजीव राय? जुडिशियल मामला रहा हो तो उसमें अब मैं एक सीधे से लाइन में कह देता हूं कि पूर्वांचल का कोई भी बड़ा राजनेता, बड़ा बाहुबली कोई बचा नहीं था कि जो इस मुकदमे में नहीं लगा था कि क्रश कर दिया जाए इसको और इसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया जाए। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, तमाम नाम है, अब मैं कोई एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने कह दिया, आप उसमें समझ लो, आप सब कुछ कर इतना लो। बच क्यों रहे नाम लेने से? नहीं, चूंकि मामला खत्म हो चुका है और मैं किसी को, अपने दुश्मन को भी या किसी को भी, विरोधी को भी नाम से लेके महिमा मंडित नहीं करना चाहता, इसलिए आपने कहा पूर्वांचल का कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं था जो आपके खिलाफ नहीं था, जी इतना विरोध क्यों था आपका? था और आज भी है। वो एक जो जनता का जुड़ाव है, एक जो लोगों का स्नेह और प्रेम है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा निचला तबका है, गरीब है, उसका एक जो जुड़ाव मुझसे है, वो लोगों को सियासत में मंजूर नहीं है कि इसके साथ लोग जुड़े रहें। व्यवसाय भी कारण हो सकता है या है? नहीं, व्यवसाय का कोई, मेरे वजह से बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं हूँ कि इस तरह का कोई कारण बने। राजनीति व्यवसाय तो बहुत पहले से करता हूँ, 2009-10 से कर रहा हूँ, जाके साजिश हो रही है 19 में, तो राजनीति था। राजनीति में अगर आप नहीं आए होते तो लोगों को अपने वजूद की खतरे में नहीं आया होता, तो फिर ठीक है। आप नाम लेने से बच रहे हैं, पर क्या सपा, भाजपा, ये इनके लोग सब भी लोग इन्वॉल्व थे, कह तो दिया, सब थे, सभी लोग थे, सबके अपने अपने कुछ कुछ कारण थे। ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा, फैसले की कॉपी, उसको पढ़िएगा कि किन किन लोगों का नाम आया है उसमें, और डॉक्यूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन चीजों से आया, और सब कुछ FSL प्रूव्ड है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से सब कुछ जांच परख के बाद ये फैसला हुआ। मेरा फैसला बेनिफिट ऑफ डाउट पे नहीं है, प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को पूरी डिमोलिश किया है हमने, उसके बाद आया जजमेंट है। 22 जून 2019 को एक केस में आपने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लगभग पूरा कार्यकाल जेल में चला गया। अफसोस था घोसी की जनता के लिए कुछ न कर हाँ पाने का? जी, बिल्कुल अफसोस था उस महान जनता को जिन्होंने अब तक का सर्वाधिक वोट अपने कैंडिडेट को दिया, 50.3%। हमारा जो कैडर वोट है, सपा बसपा अलायंस था, तो 38% पे आता है। मुसलमान, यादव और हमारा चमार वोट, जाटो वोट, यह लेके टोटल 38% होते हैं, और हम पाए हैं ऑलमोस्ट 51%। तो ये जो 13% वोट है, ये हमारे अदर्स थे। तो जनता ने अब तक का सर्वाधिक वोट वहाँ मुझे दिया, और उस जनता ने कि जो 20 दिन मैंने प्रचार भी नहीं किया, बिना मुझे देखे एक तरफा वोट दिया, तो उस जनता के लिए निश्चित ही मेरे दिल में हमेशा यह रहा कि मैं जितना करना चाहिए था उस तरह से उसके लिए नहीं खड़ा हो पाया। जेल से कोई संसदीय कार्य कर पाते थे आप? हाँ, पूरा काल किया मैंने, पूरी अपनी जो विकास निधि थी
वो पूरा खर्च किया। 10,000 रुपये बामुश्किल बचे होंगे हमारी निधि में जब मैंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया, सब कुछ करा है। अफजाल अंसारी खर्च नहीं कर पाए। अब देखिए, सबका अपना अपना अलग है। हम अपनी बात बता रहे हैं कि मैं तो देखिए नीयत की बात है, नीत की बात है। हम लोगों ने इस गांव में प्रधानी की है और आज भी पूरी गांव की गलियां मैं नहीं देखा हूँ। गांव की ये बहुत बड़ा गांव है, 10,000 वोट है इस गांव में, 20-22 हज़ार आबादी है। अगर मुझे बीच में ले जाके छोड़ दो तो बिना पूछे मैं घर तक नहीं आ सकता। लेकिन अगर यहाँ पे 6,000 वोट पोल होता है तो 5,000 हमारे ही कैंडिडेट को मिलता है, 1,000 में ही सारे लोग रहते हैं। तो आपको बड़ा या छोटा प्लेटफॉर्म हो, अगर आपके पास विजन है, आपके पास नीति है करने की, तो आप कर ले जाओ। केस में बरी हो गए, लेकिन स्वास्थ्य और राजनीति इन दोनों का बहुत नुकसान हुआ, कैसे देखते हैं आप? अब इरेपरेबल लॉस होने से बच गया, बस यही कहूँगा। जीवित बाहर आ गया, नहीं तो जिस तरह की चीज़ें थी उम्मीद कम थी कि जीवित बाहर निकल पाऊँगा। और राजनीति में यह मुझे एहसास था, मेरे लोग मुझे समझ रहे हैं, मुझे उनके दिल में मेरे लिए प्रेम है, मोह है, प्यार है, और वो उसी तरह से आज भी जुड़ा पिछले है। दिनों आपने एक कार्यक्रम किया, बच्चे से जुड़ा कार्यक्रम, उसमें आपने शक्ति प्रदर्शन किया, भीड़ देखकर हलचल बढ़ गई राजनीतिक गलियारे में। किस तरह का यह कार्यक्रम था और क्या आपका विजन था उसमें? 5.5 साल जो इन साल जेल में रह गया, जिसकी किसी से कनेक्टिविटी नहीं थी, 8x8 के सेल में रखा गया, स्वास्थ्य बुरी तरह खत्म हो गया था एकदम। बस कह तो दिया कि जीवित निकल गया। आप ऑर्डर पढ़ोगे जो बेल दिया है कोर्ट ने, उसने सीधे सीधे कहा है कि डॉक्टर्स ने लिख दिया, सबने कह दिया कि इनको जेल में रख के इलाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह की गंभीर बीमारियां आ गई, फियोक्रोमोसाइटोमा, शायद आपने ना सुना हो, बहुत रेयर किस्म का ट्यूमर है जो मेरे साइनस में था, दोनों तरफ डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद उस पर करके मतलब अपना ट्रीटमेंट चल नहीं पा रहा था वहाँ से, तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से बाहर आ गया। किसी से कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई किसी से जुड़ाव नहीं था। 5.5 साल आने के बाद मेरे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो थे वो 7 साल के हो चुके थे और उनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ था। एक मुंडन संस्कार उन्हीं का आयोजन किया गया था और उसमें मैंने चाहा कि जो भी मुझसे जुड़े लोग हों, 4 जिले के, वो सब लोग आएँ। तो एक उस तरह से उनको निमंत्रित किया गया। तो वो लोग मेरे यहाँ भोज के लिए नहीं आए थे, मुझे लगता है उनका जो एक प्रेम था, जो अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने नेता को देख नहीं पाए थे, बस उनसे मिलने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए। आपने अभी चर्चा की बच्चे के मुंडन संस्कार की, उसमें जो एलआईयू ने रिपोर्ट लगाया वो भीड़ 1.5 लाख से ज़्यादा की थी। इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन, इसके बाद क्या योजना है आपकी? शक्ति प्रदर्शन नहीं, लोगों का प्यार और मोहब्बत थी। लोग आए, अपना आशीष हमारे बच्चों को दिए और एक उनके में था कि हम अपने नेता से मिलने, अपने भाई से मिलने, ये बस वही था। और देखिए वो सीधी सी है, हमारा जो जुड़ाव है वो करीबन 4 जिलों से है। हम गाजीपुर में जिस जगह पर बैठे हैं, मोहनदाबाद विधानसभा या बलिया लोकसभा के अंतर्गत आती है, तो बलिया से जुड़ा हो गया। जमानिया का आपने जिक्र किया, वहाँ बहुत चंद हजार वोटों से मैं चुनाव हारा था और वह जमानिया विधानसभा गाजीपुर लोकसभा में आती है, तो गाजीपुर का हो गया। घोसी से, मऊ से मैं सांसद रहा, तो मऊ जिला हो गया। और बनारस में मेरा जन्म, कर्म, शिक्षा, दीक्षा सब बनारस की है। तो ये 4 जिले ऐसे हो गए कि जहाँ पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से लोगों से जुड़ा हुआ है और उसी में वो भारी तादाद में लोग हैं। हाल में 2 कार्यक्रम मऊ में हुए रेलवे के, जिसमें AK शर्मा बनाम राजीव राय, क्या है वो, कैसे देखते हैं? काम तो जो कार्य है वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जो हास्यास्पद दृश्य बन जा रहा है इन दोनों लोगों के बीच में, हास्यास्पद कह लीजिए, विवादित कह लीजिए, जिस तरह से मंच पर और इन दोनों लोगों के समर्थक मंच के आगे जिस तरीके से अपना व्यवहार कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। विकास कार्य और उनको अमली जामा पहनाना, मेरा मानना है कि सत्ता और सरकार ही करती है, विपक्ष आईना दिखा सकता है। अब उसमें जो माननीय सांसद महोदय हैं, वो जिस तरीके से पेश आ रहे हैं और जिस तरीके से उलझ रहे हैं, वो मेरी समझ से उचित नहीं। आपका कहने का तात्पर्य है कि AK शर्मा से
जो है सांसद जी उलझ रहे हैं, राजीव राय उलझ रहे हैं। अब मेरा यही मानना है, क्योंकि देख सीधी सी बात है ना, किसी के कहने पे, विपक्ष के कहने पे कुछ नहीं होता है। विपक्ष आईना दिखा सकता है, काम अगर होगा तो सत्ता पक्ष अपने ही लोगों के कहने पे कराएगी। आज वो बड़े दिल वाली सत्ता नहीं रह गई है, बड़े दिल वाला शासन, और यह भाजपा अटल जी वाली भाजपा नहीं है, और न उसके पहले की है। आज जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, अगर कोई सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि अगर अपनी बातों को कहता है या उसके लिए प्रयास है तो उस पर कार्य हो सकता है। बाकी चीजों में बगल के सांसद हमारे आजमगढ़ के धर्मेंद्र जी हैं, लगातार रेलवे पे बोलते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, और उनकी कहाँ सुनी गई। एक दिन तो मैं देख रहा था, सेशन चल रहा था सदन का, उसमें उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी, आपको से जब बात की जाए बहुत अच्छी बात करते हैं, चाय पिलाते हैं, कहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते हैं। तो अखिलेश जी के परिवार से है, उनकी नहीं सुनी जा रही, और राजीव राय जी की सुनी जा रही अगर, तो या तो अंडर टेबल इनका कोई अलायंस है, या फिर आईना आपने दिखा लेकिन काम। ये जो आरोप चल रहा है 25 सांसद संपर्क में हैं, क्या अंडर द टेबल नहीं, आपका मेरी भी? समझ से इसमें कोई सत्य बात नहीं है, कोई यथार्थ से इसका लेना देना नहीं। ओम प्रकाश राजभर इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं तो उनके पास कोई जानकारी होगी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। ये समन्वय क्यों नहीं बन रहा है ए के शर्मा और राजीव राय में? सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, नहीं हो पा जनता रहा, से बड़ी? टकराव हो रहा है, और जनता से बड़ी ही है, तभी लोग वो कर रहे हैं, उस तरह की चीजें नहीं हो पा रही। ओम प्रकाश राजभर ने हाल में ही एक एनडीटीवी पर राजीव राय वर्सेस ओम प्रकाश, ये उसमें उन्होंने जो यादव के प्लॉट कब्जा करने का आरोप लगाया, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप सांसद रहे हैं घोसी के। देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ डॉक्यूमेंट पे बात करता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट का मैंने ऑर्डर देखा है जिसमें उन्होंने स्टे हटाया है माननीय सांसद जी का। वो प्लॉट उसके बगल में यादव, डॉक्टर अरविंद यादव हैं, उनका प्लॉट है। यह जो प्लॉट है यह रास्ता में दर्ज नहीं है, जो वो कह रहे हैं कि रास्ता है, माननीय सांसद जी अपने प्लॉट पे जाने के लिए रास्ते के रूप में वो कब्जा कह लीजिए या उपयोग कर रहे हैं, वो है। यह नंबर वहाँ पे पोखरी का या किसी और चीज़ का है, मतलब नगर पालिका के अंतर्गत आता है। वो रास्ता आम रास्ता नहीं। अभी फिलहाल में जो कोर्ट के दस्तावेज है, माननीय न्यायालय के जो दस्तावेज हैं, उसको देख के बोल रहे हैं। बगल में हमारे डॉक्टर अरविंद यादव जी का प्लॉट है, तो वो एक तरह से डॉक्टर अरविंद यादव जी की बातें वहाँ पर सही हैं। यही बात ए के शर्मा ने मंच से कह दिया कि भाई समर्थकों को शांत रहिए, ये ऊर्जा बचा कर रखिए। माननीय मंत्री जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, वहीं पर माननीय सांसद बैठे हुए थे, तो इस तरह की बातों से नाराज भी हो मुझे, गए, उठ के इस जा तरह रहे की थे। बातों से, अरे भाई उन्होंने कहा कि प्लॉट कब्जा कर ले रहे हैं, और माननीय सांसद ने अगले दिन कहा मीडिया से कि बस मैं खड़ा हो गया था, वो तो अधिकारियों ने हाथ जोड़ लिया, नहीं तो मैं प्याज के छिलके की तरह उड़ा दिया। तो एक जनप्रतिनिधि की भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से व्यवहार और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया दोनों जनप्रतिनिधियों का है। कटुता में दिख रहा है। हाँ, बताया तो, महत्वाकांक्षा है सबकी अपनी अपनी दिख रही है। जनता से बड़ी महत्वाकांक्षा। हाँ, बिल्कुल है। हाल में ही एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो दैनिक भास्कर ने किया, जिसमें कहा गया कि मायावती जी से मिलने का 5 लाख रुपया। ये सब गलत बातें हैं। मैं तो करीबन 50 बार मिल चुका हूँ, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग स्वेच्छा हिडन से, कैमरे पे ये वहाँ के जिला अध्यक्ष और लखनऊ के और इस तरह की चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो करें, वो हो सकता है उनका अपना कुछ पर्सनल वो रहा हो, लेकिन इस तरह की हमारे टिकट पार्टी के 3 में करोड़ रुपए। नहीं, सब गलत बातें हैं, इस तरह की नहीं है। मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ बहुजन समाज पार्टी से, 19 में आपने नहीं दिया? कभी 5 रुपए का लेन देन नहीं रहा है। मैं 2017, उससे पहले 17 में लड़ा हूँ, कभी इस तरह की स्थिति नहीं रही है। और इस तरह की स्थिति होती, मैं अब आपको ले जाऊंगा। आप याद करिए हमारी पार्टी से जो एमएलसी और राज्यसभा भेजे जाते थे, डॉक्टर राम जी राम, अभी हमारे जो लास्ट वो थे राज्यसभा, वो उनके पास बेचारे की अपनी हैसियत नहीं है कि लाख रुपए कहीं दे सकें। और राज्यसभा के लिए आप दूसरी पार्टियों में सुनते होंगे कि 50-50 करोड़ खर्च किए गए। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, तो तमाम एलिगेशन झारखंड से लेके और कर्नाटका तक लग रहा है ना कि वो 50-50 करोड़ दिए गए, 5-5 करोड़ दिए गए। बहुजन समाज पार्टी ने, अब देखिए जो असली इसका रियल फैक्ट चेक होगा,
वो राज्यसभा और विधान परिषद से होता है, क्योंकि वो सीधे नंबर्स का चुनाव होता है। टिकट में नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नंबर्स का चुनाव होता है। नंबर्स वो भी जो आपके पास विधायक दल की संख्या हो उससे होता है। और हमारे जो है डॉक्टर रामकुमार कुरील, लालजी सुमन, ये जो नाम है, या बाकी जो बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं जिनको भेजा गया है, मुनकाद अली राज्यसभा हमारे, तो ये जो लोग रहे हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ राज्यसभा रहे हैं, ये जो नाम रहे हैं, आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए ना कि इनकी आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है। हाथी कभी के दे ही दांत नहीं दिखाने सकते के हैं। और नहीं नहीं खाने के नहीं और। नहीं नहीं, कोई यथार्थ से लेना देना नहीं है इनका। पर बहन जी पर ये आरोप जो है वो कोई नया आरोप नहीं है, ये दशकों से लग रहा है। देखिए, कुछ तो सच्चाई बहन जी होगी। सीधे एक लाइन की बात है कि बहन जी किसी धन्ना सेठ से 1 रुपए नहीं लेती। हम कार्यकर्ता उन अपनी पार्टी को चलाने के लिए जो स्वेच्छा से दे सके, हर जगह पार्टी फंड में दिया जाता है, हम लोग को जो दे सकें, जो कर सके, हमारा अपना कार्यकर्ता वो हम लोग देते रहें, करते रहें। बाकी टिकट के नाम पे कभी 1 रुपए का लेन देन नहीं। पार्टी का कोई आय का स्रोत तो है नहीं, पार्टी तो चलेगी तो किस ऐसे ही, पार्टी की आय का स्रोत है? किसी भी पार्टी की। तो फिर तो उसमें हम बताए कि हम आप धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेते, हम बड़े व्यवसायी से, अडानी अंबानी टाटा से पैसा नहीं लेते। किससे लेते? बाकी जगहों पे आप देखेंगे सबका उठा के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मैंने भी देखा है, मैं नहीं जाना चाहूंगा उसमें कि कितने कितने 100 करोड़ किन किन लोगों ने डोनेट किया है, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। हमारे यहाँ कोई बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा व्यवसायिक घराना वो नहीं, उससे पैसे नहीं लिए जाते हैं। हमारा आम कार्यकर्ता जो हमारी 200 रुपए की मेंबर की रसीद है, हम लोग उससे अपना वो करते हैं और वही पैसे जमा होते हैं, वही होता है। पार्टी की अगर सदन में देखे, विधानसभा में देखे, तो परिस्थितियां बहुत ठीक नहीं, खर्च कैसे चलता होगा? अरे, यह राष्ट्रीय पार्टी है, बहन जी से बड़ा इस देश में बहुजन समाज का कोई नेता नहीं है। जम्मू से कन्याकुमारी तक बहन जी की अपने समाज में सर्वमान्यता है, निर्विवाद वो लीडर हैं, और उनके लिए बहुजन समाज के लोग के साथ साथ सर्व समाज के लोग अपनी स्वेच्छा से जो देते हैं उसे खर्च चलता है। 2017 में कहा जाता है कि बहुजन समाज के लोगों ने वोट जो है वो भाजपा को दे दिया, इसलिए 300 प्लस सीट। नहीं, गलत बातें हैं। ये 300 प्लस सीट फिर आई देखिए, मैं कैसे? बता दे रहा हूँ, कह दे रहा हूँ। एक तो पोलिंग परसेंटेज जो होता था पहले, जो होता था, आप ध्यान देंगे, जितनी एज है आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि पहले जो पोलिंग परसेंटेज वो 35-40% तक होते थे। आज जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम भी हो रहा है, तो 60% हो रहा है। तो ये जो 20% का अंतर है, ये बढ़ गया। लोगों में की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी, लोग ज़्यादा बढ़कर मतदान करना शुरू किए, एक बात। दूसरी चीज़ थी कि पश्चिम में जो दंगा हुआ 2014 में, सहारनपुर दंगा, और उधर जो हुआ, वहाँ पर एक मुसलमान हमारे भाई और हमारा जाटो समाज में वो दंगा काफ़ी बड़ा दंगा रहा और काफ़ी दिन चल गया। तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार उसको तुरंत कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई, वो लंबा चल गया, कैंप बनाए गए और तमाम चीज़ें हुई। तो उसमें जो दूरी बनी जाटो समाज की और मुसलमान समाज में, वो जो फ्रैक्शन हुआ, तो उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट कुछ पोलराइज हुए हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पे, जिसकी वजह से सरकार। 19 में कुछ ऐसी कंडीशन नहीं रही है। 19 में बहुजन समाज पार्टी, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 32% वोट हम लोग पाए हैं। तो उसमें हमारा वो नहीं। देखिए, मैंने बताया ना अभी, एक फ्रैक्शन दिया था कि कितने कितने वोट किस कास्ट के हैं हमारे प्रदेश में, यही मान लीजिए अमूमन यही है। तो हमारा जो बिखराव हुआ है वो 2022 और 24 में हुआ है, थोड़ा बहुत। 22 में भी नहीं हुआ है, 24 में हम आ गए हैं 9.5% पे। तो वो जो संविधान की रक्षा के नाम पे लोगों को बरगला कर, लोगों को फुसला कर कि संविधान खतरे में है, कुछ जो अलायंस हुए कांग्रेस और सपा के, हमारा कुछ जाटो समाज का वोट उधर चला गया। बाकी अब आज की परिस्थिति में वो वापस आ चुका है कि हम हमारे हितों की रक्षा और बहुजन समाज के हितों की रक्षा वो केवल बहुजन समाज पार्टी में और बहन जी कर सकते हैं। हाल में ही अजय राय, जिनसे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने महोबा में एक बयान प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बड़े अपशब्द प्रयोग किए, जबकि कुछ दिन पहले वो बीमार थे तो प्रधानमंत्री जी ने उनके स्वास्थ्य की कामना की थी। कैसे देखते हैं आप उस बयान को? ये कहाँ से आप जान गए कि अजय राय जी से मेरे अच्छे संबंध हैं? नहीं है? अजय राय जी से अजय राय जी मेरे रिश्ते में आते हैं। संबंध होना ना तो वो एक नहीं है। हमारे पिताजी की फुफेरी बहन की शादी उनके सगे बड़े भाई से है, तो हमारा रिश्ते में है। तो बाकी अच्छे संबंध में हो हाँ, गए। नहीं, रिश्ते हो जाना और अच्छे संबंध हो जाना, दो भाई आपस में ही आके एक ही जगह चुनाव लड़ते हैं
तो उसको अच्छा संबंध नहीं कहा जाएगा। वो दूसरे दल में, हम दूसरे दल में, कैसे संबंध है आपके हमारी अजय राय राजनीतिक जी से? विचारधारा अलग है। क्योंकि वो बीमार थे तो मैं उनको देखने चला गया था, मैं लखनऊ में ही था, इस वजह से ये एक वो है कि हमारे संबंध है। बाकी हमारी कोई मधुर नहीं है, कोई द्वेष वाले भी नहीं है। वो बीमार थे, मैं देखना चला गया, एक बात। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि महोबा में उन्होंने होगा, वो बयान उनको नहीं देना चाहिए था, उसकी मैं निंदा करता हूँ। उस तरह की भाषा का प्रयोग अजय राय जी को एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, एक आम नागरिक होने के तौर पे भी नहीं देना चाहिए। आप भी अपने जाति के कॉलम में भूमिहार लिखते होंगे, पूर्वांचल की राजनीति को आप नज़दीक से देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आपके समाज का कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? सबसे राजनीतिक ज्यादा रूप हम खुद ही कर रहे हैं, हमारा हमारा समाज ही अपना नुकसान कर रहा है। देखिए, जहाँ जातिगत पार्टियां बन जाती हैं तो वहाँ पर वो लोग, उनका वोट डिसाइड हो जाता है एक मीटिंग या बाकी एक वो करके कि किधर जाना है। हमारे यहाँ हमारे समाज का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजभर समाज की ओम प्रकाश राजभर जी ने सुभाषपा बना ली। मेन हमारा यादव समाज समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। हमारे बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में इंटैक्ट हैं। हमारा क्षत्रिय समाज के भी करणी सेना और बाकी जगह है, ये लोग आह्वान करते हैं कि इनको दो उनको दो। अब भूमिहार समाज का कभी देखोगे तो इनका कोई वो नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि भूमिहार जो जाति होती है, इसी जाति में इसका व्यवसाय भी इसी शब्द में परिभाषित है। भूमिहार का अर्थ होता है भूमि से आहार लेने वाला। हम लोग जमीन पे खेती करने वाले लोग थे। समय के साथ जमीनें बढ़ती चली गई, परिवार बढ़ता चला गया। पैसे के अभाव में लोग अपनी ज़मीनों को बेच के बाहर के मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके काम करने लगे। ज़मीन से जुड़े नहीं रह पाए, अब हम कमज़ोर हो गए, इस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। आपने कहा कि आपके समाज का कोई संगठन नहीं है, लेकिन हर संगठन में आपके समाज के सामर्थ्यवान लोग हैं। इनसे समाज को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए तो बटे हुए हैं। अगर एक जगह रहते तो आपकी पूछ होती कि आप हमको समर्थन दो। जब आप बटे रहोगे तो वो तो सब लोग एक एक बड़े चेहरे को लेके रखे हुए कि चलो हमारा काम हो रहा। अखिल नहीं, हम अभी उस एज में नहीं है कि हम वो करें। और हम तो, हमारा जीवन संघर्ष से ही चल रहा है। हम 2009 से एक्टिव पॉलिटिक्स में है, मतलब बड़े चुनाव के। उसके पहले छात्र संघ का था। तो हमारे अंदर केवल एक समाज की भावना नहीं है, हमारा मतलब वसुधैव कुटुंबकम हमारा सीधे है। पूरा जगत ही हमारा परिवार है और हम उसी पे विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव के पीडीए को आप कैसे देखते हैं? उनका प्रयास, उनका फॉर्मूला सफल रहा। नेताजी जो काम नहीं कर पाए अपने जीते जी, अखिलेश जी ने उससे बड़ी संख्या बल समाजवादी पार्टी को प्रदान कर दी लोकसभा चुनाव में। पीडीए का जो उनका फार्मूला था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, चाहे संविधान के खतरे के नाम पे या उनके हितों की रक्षा के नाम पे, वो एक जगह आया और 36 सीटें वो जीतने में सफल रहे। नेताजी 33 सीट से ऊपर समाजवादी पार्टी नहीं जा पाई थी, तो उनका फॉर्मूला सफल रहा। आपने कहा नेताजी जो नहीं कर पाए वो अखिलेश यादव ने कर दिया पीडीए के फॉर्मूले से। नेताजी ने 3 बार सरकार बनाई, 2012 में सरकार बना कर दी है अखिलेश यादव को। वो 2017 में वो चुनाव हार गए, 22 हार गए। ये दोनों बातें सही हैं, गलतियों से ही सीख लिया जाता है। अखिलेश जी गलतियों से ही सीख लेके पीडीए बनाए हैं और 24 का परिणाम कुछ और रहा। एक अमूमन बात कर लीजिए ना, 36 सीटें हैं उनकी और 7 सीट मेरी से 37 और 7 सीट मेरी समझ से इनकी है, कांग्रेस की। अलायंस में 44 सीटें हैं। 5-6 सीटों का वो एलिगेशन लगाते हैं कि हमको जबरदस्ती हरा दिया गया। अगर उन्हीं की बातों से इत्तेफाक रखेंगे तो ये 50 सीटें हुई। एक लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 50 गुणे 5 250 हुई। तो उनका सफल है वो, एक तरह से आप देखोगे तो सरकार में है। अगर यही फॉर्मूला और ऐसे ही उनका वोट उनके साथ इंटैक्ट रहता है और इसी अलायंस के साथ, तो 2022 में उनका हिट है। लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं कि बसपा कमजोर हुई, इसका फायदा भाजपा को मिला। बसपा कैसे कमजोर हो नहीं गई? नहीं, हमने बताया ना कि ये फायदा 2017 में 19 में भाजपा के साथ मिला, 22 में उतना सपा के साथ चला गया। सपा की सीटें बढ़ी, ये रहा।
2024 में ये जो इसका हमारा 3% 3.5% वोट जो कम हुआ बेस वोट में, कैडर वोट में, वो सपा की तरफ गया। तो बसपा कमजोर क्यों हो रही है लगातार? बस तो बताया कि हमारे यहाँ स्पष्ट बात करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ कैडर को मानने वाले लोग हैं। वहां पर झूठ और फरेब हमारे यहाँ नहीं बोला जाता। वहां जो आके बड़ी बड़ी पार्टियों ने जो सब्ज बाग दिखाए, और उस सब्ज बाग में हमारी आम भोली भाली जनता, जो हमारे बहुजन लोग हैं, उतने लिटरेट नहीं है। हमारे यहाँ साक्षरता दर कम है। उनकी बातों में आकर और उस तरफ चले गए, अब वो वापस आ चुके हैं। भाजपा की ईडी सीबीआई से बहन जी डर गई? बहन जी नहीं डरती, बहन जी किसी से नहीं डरती। बहन जी डरने वाली होती तो आज तक के इतिहास में चलते रनिंग सेशन से इस्तीफा दे के और फेंक के आ गई मुंह पर सभापति के। आज तक इसने किसने इस तरह का कार्य किया है? बहन जी किसी से नहीं डरती। ईवीएम से देखिए, ईवीएम की तो एक अब मैं सीधी सी बात कह देता हूं, एक मशीन है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मशीन क्या गया, इस ईवीएम का इजाद, इन्वेंशन मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने किया था। आप गूगल करोगे तो उसने उन्होंने खुद लिखा है कि उसकी टेम्परिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। एक मशीन है, मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है, तो सीधी सी एक लाइन की बात है। मैं अब उसमें हम उसके बाकी रियलिटी चेक में नहीं जा रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि एक कोई मशीन है, मशीन में टेम्परिंग पॉसिबल है, और यह उस मशीन का जो इन्वेंटर रहा है मिशिगन यूनिवर्सिटी, मैं नाम भूल रहा हूं, और उन्होंने खुद उसमें यह इस बात को लिखा है कि इसके छेड़छाड़ से नहीं इनकार किया जा सकता। आप कह रहे हैं छेड़छाड़ से उसको इनकार नहीं किया जा सकता, मशीन है। पर यही बात वो ईसी के सामने या जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया उसके सामने विपक्ष क्यों नहीं रख पा रहा है कि टेम्परिंग हो सकती है? वहाँ वो नहीं प्रस्तुत करते हैं। अब जो लोग गए थे ये उसको अच्छे से वो करें। हमारा एक मानना है कि मशीन के साथ टेम्परिंग पॉसिबल है हमारा, और ये उसके इन्वेंटर ने कहा पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही रही है, संभव है। कोई भी मशीन उससे छेड़छाड़ हो सकती है। बंगाल चुनाव क्या प्रभावित हुआ? हमारी जब डीजीसीए की वेबसाइट को हैक कर लिया जा रहा है, एयरलाइंस डिस्टर्ब हो जा रही हैं, तमाम चीज़ें कर दी जा रही हैं, साइबर अटैक तमाम हो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। बंगाल चुनाव कैसे देख रहे हैं? क्या ये ईवीएम अहम रोल में रहा? मैं ईवीएम को नहीं मानता। देखिए, कोई भी सत्ता रहती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। 15 साल से वहाँ जो सत्ता थी, उस सत्ता के अगेंस्ट में जो एक जनमानस बना, उस पर वोट हुई है। मैं यही मानता हूँ। बसपा के जो पुराने चेहरे हैं अब वो दूसरे दलों की सवारी कर रहे हैं। क्या आज संगठन में जातिगत नेतृत्व जो है उसकी क्राइसिस है? हमारे यहाँ तो सिंगल एक दल है, मुझे लगता है कि जहाँ भाईचारा समितियाँ भी हैं। हर समाज की भाईचारा समिति बनाई जाती है, उस समाज में उस वहाँ का लीडर उसमें प्रतिनिधित्व करता है, अध्यक्ष होता है। और ये तो सबके अपने स्वार्थ थे, लोग अपने अपने बातों को देखते हुए यहाँ से वहाँ स्विच कर गए, चले गए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। रामाचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ब्रजेश पाठक। पहचान तो यहीं से है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं रहती तो रामाचल जी और बाकी लोग क्या सदन में कभी गए होते? पहचान तो यहीं से है। हाल में ही बसपा ने लखनऊ में एक प्रदर्शन किया, यूं कहिए शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों की एक अच्छी भीड़ भी देखने को मिली। कहा गया कि इसके पीछे की जो ताकत है वो भाजपा की। सब गलत बात है, मिथ्या है। बहन जी ने पूरी ताकत ही नहीं लगाई। बस बताया तो कि जम्मू से कन्याकुमारी तक सर्वमान्य बहुजन समाज की इतनी बड़ी नेता कोई नहीं है। उन्होंने केवल अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि तुमको आना है। उन्होंने प्रभारियों को नहीं कहा, जो जहां हमारे यहाँ विधानसभा प्रभारी हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं कि जो लोगों को ले जा सके, उन तक को मना किया गया था कि आपको नहीं। हमारे आम कार्यकर्ता हैं, ट्रेनों से, बस से, पिकअप से यह भीड़ आई थी। जो बहन जी को अपना नेता मानती है, अपना रहनुमा मानती है, वो लोग गए थे। और वो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर बहन जी पूरी ताकत लगा दें और अगर उस हिसाब से कर दें। हमारे दल के इतनी भीड़ कोई दूसरा दल नहीं जुटा सकता। उस पूरे भाषण को देखें तो अखिलेश यादव के खिलाफ वो हमलावर थी और मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको धन्यवाद दे रही थी। सत्ता को इतना धन्यवाद नहीं, सत्ता को धन्यवाद उन्होंने नहीं दिया। आप पूरे उसमें जाइए,
उन्होंने एक तो जो वो रैली थी, जिस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से थी वो ठीक थी, उसके लिए शासन को धन्यवाद किया। पर्टिकुलर एक को की बात नहीं की जाएगी। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के समय में जिस अम्बेडकर पार्क की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी, वहाँ पे पेड़ों की जो हाल थे, बाकी जो वृक्षों का हाल था, जिस तरह से उसका रखरखाव था, वो थोड़ी सी नीचे चली गई थी। बहन जी ने उस संदर्भ में वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया कि आज की डेट में उस पर फंड निर्गत किए गए हैं, उस पर व्यवस्थाएं हुई हैं, वहाँ पे रखरखाव उसका सुदृढ़ हुआ है। इस वजह से उन्होंने बहन जी ने धन्यवाद। इसको अगर दूसरी तरह से देखें तो कहा जाएगा कि बसपा और भाजपा की कुछ अंदरूनी साठगांठ है 2027 के लिए। नहीं, कुछ नहीं है, एकदम बहुत जान जाइए कि बहन जी बहुत स्पष्ट बोलती हैं और उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है कि हम 27 में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अकेले ही लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो प्रधानमंत्री जी को की तारीफ करती हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ करती हैं, राष्ट्र के मुद्दे पे कहीं कोई लेकिन ऐसा होता है। भतीजे पर नाराज हो जाती हैं अखिलेश यादव पे। नाराज नहीं, वो तो देखिए सत्ता में भी नहीं है हाँ, नहीं 2017 से। नहीं ना, मैंने बताया ना कि अभी 24 में क्या हुआ। आप लोग बोलते रहे कि भाजपा की तरफ गई, मैंने कहा संविधान बचाओ के नाम पे जनता को बरगला कर हमारे बहुजन समाज के जो लोग सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका वोट इधर गया। ये मीडिया का कैलकुलेशन हो सकता है कि भाजपा को लाभ हुआ, लेकिन हमें है कि वो लाभ इधर हुआ। इस वजह से बहन जी ने उनको, और कुछ नहीं। अगर देखें तो 2017 से लेकर 2026 जब हम आज बैठे हैं, विपक्ष और जिस दल से आप जुड़े हैं बसपा कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया, जबकि भाजपा ने बहुत मौके दिए। बहन जी का शुरू से मानना है कि हमें अपने लोगों को, हमारे सीधे साधे लोग हैं, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, उनको बहुत समझ नहीं है और तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम आंदोलन के नाम पे कहीं भीड़ इकट्ठा करें, उसमें कोई भगदड़ हो जाए, चाहे कोई घटना हो जाए, तो हमारे लोगों पर मुकदमा हो जाएगा। हमारे जो लोग हैं इन आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि जेल में जाने के बाद जमानत तक उनकी हो पाए, एक बात। तो इस वजह से हम संयमित होके धरना प्रदर्शन करने में विश्वास करते हैं, हम चक्का जाम में विश्वास नहीं करते, हम इस तरह की दुर्व्यवस्था फैलाने में विश्वास नहीं करते हैं। हम धरना प्रदर्शन ये चाहें। अब तक का 17 से आपने 14 से 26 गिनाया, 14 में आपको अब याद दिलाऊंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में एक संशोधन के लिए एडवाइस किया था। उसके विरुद्ध हमारे पार्टी ने आंदोलन किया और वो आंदोलन इस तरह किया हुआ कि दिल्ली की सरकार हिल गई और SC/ST एक्ट के लिए संविधान के 9वीं सूची में उसको शामिल करना पड़ा कि उसमें संशोधन ना हो। तो वो आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही किया गया था और वो बहुत बड़ा आंदोलन था। पैसे की हेराफेरी की खबर आ रही है राम मंदिर से, कैसे आप देखते हैं इसे? नहीं, अगर ये खबर है तो लोग मर्माहत होंगे इससे। अगर यह जांच में अगर ऐसा कुछ निकलता है तो लोग मर्माहत होंगे इससे, क्योंकि यह धर्म से जुड़ा मामला है और जन भावना से जुड़ा मामला है, तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। आपने राम मंदिर निर्माण में दान किया था? हाँ, कुछ किया है मैंने, एकदम बहुत नॉमिनल कुछ किया है मैंने। अखिलेश जी बहुत आहत हैं इस दान चोरी के मामले को लेकर, लेकिन मायावती जी कोई बयान नहीं दे रही। अभी बहन जी का उसके बाद कोई वो नहीं आया है, कोई PC वगैरह नहीं हुई है। अभी संदर्भ में कोई पत्रकार उनसे पूछेगा तो वो अपना बताएंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष भाजपा को घेर सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा दोनों मौन दिखाई दे रहा। देखिए, उतने मौन नहीं है जितना हमारे मीडिया के साथी मौन बना दिए हैं। कहेंगे कुछ, दिखेगा कुछ, तो वो नहीं है। जब उनको जो एक टर्म यूज हो रहा है गोदी मीडिया, जब वो सरकार के साथ अलाइन है, तो वो दूसरे की बातों को उतने प्लेटफॉर्म पे उतनी जगह नहीं दे रही। और अगर वो नहीं दे रही है तो उसके वजह से वो नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष हर जगह है और हर जगह मजबूत है। इस तरह की चीजें नहीं अगर न होती तो कैसे भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों में सिमट गई। विपक्ष को ये गोदी मीडिया के नाम पर कह करके और मुसलमान वोट बैंक न नाराज जाए, इस नाते राम मंदिर के खिलाफ मुखर नहीं हो रहे हैं। कौन?
विपक्ष वाले, सपा या बसपा के लोग। नहीं, तो मुसलमान नाराज हो, जब मुसलमान तो और खुश होगा ना अगर उस पे बोलेंगे राम मंदिर नहीं, पे। आपने एक पक्ष समाजवादी पार्टी ने लेकर के बाबरी विध्वंस और इन चीज़ों को जो विरोध किया था, अब हाँ। मंदिर के पक्ष से लड़ेंगे तो हो सकता है मुसलमानों में नहीं नहीं, ऐसा नाराजगी हो नहीं है। जाए। अखिलेश जी ने तो सबसे पहले तो अखिलेश जी ने ही शुरू किया इसको, जो आया है मेरी जानकारी लेकिन में। उस तो स्तर का अखिलेश जी आंदोलन ने, नहीं खड़ा कर पाया विपक्ष, जिस स्तर का होना चाहिए था। अब जांच बैठ गई है, वो कुछ लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के थ्रू, मैंने ये भी देखा है। तो जब अगर जांच बैठ गई तो जांच के बाद जो आए उसी पे आगे ये चीजें होनी है। जांच तो हाथरस से लेकर के तमाम घटनाओं पर बैठ गई, लेकिन राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सारे लोग खूब हंगामा किए और खूब माहौल और नैरेटिव बनाने का प्रयास किए। लेकिन ये हिंदू धर्म से जुड़ा मामला है, राम मंदिर का मामला है, इस नाते ये लोग नैरेटिव नहीं बना पा रहे अब या विरोध ये नहीं कर ये पा रहे। उनका वो है संदर्भ है। बसपा का क्या है? बहुजन समाज पार्टी के बारे में मेरी समझ, मैंने अपना व्यक्तिगत अपना रख दिया कि यह गलत है। जांच में अगर इस तरह की चीजें पाई जाती, देखिए आरोप लगाना, किसी पे कोई आरोप लग जाता है, बहुत बड़े पैसे बड़े, बरामद हो रहे हैं। हाँ पैसे बरामद है। तो अब ये पैसे, देखिए ना बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई मामला जांच के अंतर्गत है या कोई सब जुडिश हो जाए तो उस पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। आप एक फेज देखोगे, एक फेज अगर दिखाया जाता है, तमाम ऐसे घटनाक्रम है, मीडिया किसी और नैरेटिव में चली जाती है। और जुडिशियल चीजें जब ऑर्डर आते हैं, फैसले आते हैं, तो वहाँ कुछ और हो जाता है। तो हमें इन मामलों में जब तक जांच या जांच का निष्कर्ष ना आ जाए तब तक थोड़ा सा क्या इसको संयम आप बरतें। मीडिया ट्रायल कह रहे हैं? हाँ, मीडिया ट्रायल हो ही जाता है। और मीडिया ट्रायल लाख कोई भी कहता है कि कोर्ट उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है, लेकिन बहुत से मामलों में को वो हो जाती है। एक उदाहरण देता हूँ आपको, देखना कुलदीप सेंगर जी का मामला हुआ, ठीक है, कुलदीप सेंगर पूर्व विधायक भाजपा के, उनके पे एलिगेशंस लगे, तमाम एलिगेशंस लगे जिस तरह का हुआ। ऑनरेबल कोर्ट के तमाम जजेस उनकी फाइल को सुनने से इनकार कर रहे हैं। आखिर कौन सा दबाव रहा? यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच गए मामले। और मीडिया का ही एक वो था कि उसमें जो उस घटना में अमुक लड़की थी, जो भी पीड़िता थी, उनके साथ एक्सीडेंट होता है, ठीक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने, सीजेआई ने उसका सुओ मोटो लिया लिया केस यूपी से ट्रांसफर हो गए दिल्ली, ठीक, यहाँ से चले गए दिल्ली। बाद में उस जांच में आया, वो हुआ कि उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमें इस केस के एक्यूज मरवाना चाहते थे, ठीक, याद दिला रहा हूँ, जाइए आप पीछे जा रहा है। बाद में जांच में आया कि नहीं, ये कोई एक्सीडेंट, ये वो नहीं था, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। लेकिन अब कहानी मीडिया ने जो शुरू की, कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। केस यहाँ से दिल्ली गया, बाकी जो चीज़ें हुई, कन्विक्शन हुआ, और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस चीज़ को रोका, फिर वापस दे दिया हाई कोर्ट को। तो मीडिया कहीं ना कहीं, हम एक बड़ा मामले का एक उदाहरण दिए कि अगर तुरंत हम नैरेटिव बना लेंगे, हमेशा सिक्के का एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, दूसरा पहलू भी होता है। और दूसरा पहलू को जब देखेंगे तभी हम पूरी बात सच्चाई जान सकते हैं। क्या आपके केस में भी मीडिया ट्रायल हुआ? मैं सौभाग्यशाली था कि शुरू से ही न मीडिया डिबेट हुआ न मीडिया ट्रायल हुआ। हमारे मामला तो शुरू से ही सब विपक्ष भी कहता रहा फर्जी है, नहीं स्टैंड ले पाए। भाई 450 पुराना दिन मामला दिखाया गया और मुझसे कोई कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ना मुलाकात, ना बात, ना कोई चीज़। वहाँ जाके पूछ रहे हैं घर कहाँ, तो कभी कोई अपार्टमेंट, कोई कोई बिल्डिंग, कोई कोई चीज़, मेरा नंबर क्या है वो नहीं पता, उसका नंबर क्या, अपना नंबर बताना नहीं है, सीडीआर निकलेगी, लोकेशन निकलेगी, तो सारी चीज़ें थी। तो हम मीडिया में, मैं अपने मामले में सौभाग्यशाली रहा कि कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। मीडिया ट्रायल और मीडिया के दबाव में कोर्ट की निष्पक्षता पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। सवाल तो उठ ही रहा है, सवाल तो उठ ही रहा है। अगर नहीं उठता तो जो सेशन ट्रायल होते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटती है, तो कहीं ना कुछ निचले स्तर पर इसका दबाव पड़ रहा है। एक जांच एजेंसियों का भी फेलियर यहाँ कृष्णानंद राय हत्याकांड में रहा, आरोप नहीं सिद्ध नहीं नहीं कर नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। जांच एजेंसी कैसे कर दी? जांच एजेंसी का नहीं, सिब- सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, सबूत नहीं पेश नहीं कर पाए सबूत कोर्ट पूरा में। था, सीबीआई ने चार्जशीट पेश की। फिर कैसे जो मुख्तार अंसारी गवाह बरी हो थे, गए? पढ़िए उस केस को ना, जी। वेबसाइट पे होगा, दिल्ली को 30,000 कोर्ट का फैसला है, पढ़िए। उसमें ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गवाह थे, वर्तमान एलजी महोदय
उसमें गवाह थे, ये भी गवाह थे। तो गवाही कैसे टूटी है, क्या हुआ है, उसको पढ़िए। गवाह व्यास, आप टूटे हैं उसको कोर्ट में। स्पष्ट कर देते नहीं, हम तो। स्पष्ट नहीं करेंगे। बहुत लोगों की यहाँ की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है जहाँ पर हम बैठे हैं। हम भाई प्रोटोकॉल के तहत एक फोटो आ रही है, ठीक, ये प्रोटोकॉल, उस फोटो को भी दबा दी गई। प्रोटोकॉल मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो चेहरे पे जो मुस्कान है वो मजबूरी नहीं है। वो जो चेहरे पे मुस्कान दोनों माननीयों के है वो मजबूरी नहीं है। सैकड़ों हत्याओं की धुरी हैं ये दोनों चेहरे। और उसके बाद मैं नहीं जाना चाहूंगा अंदर में, उसको पढ़िए ना, जो केंद्रीय मंत्री जी थे उसमें खुद गवाह थे। तो वो कहाँ से टूट गए, बाकी लोग कहाँ से टूटे, उसको देखें, उसका मैं परीक्षण करिए। मैं पिछले दिनों चंदौली सुशील सिंह जी का पॉडकास्ट कर रहा था। जी। उन्होंने कहा कृष्णानंद राय जी बहुत नेक दिल, बड़े दिलेर इंसान, उनके साथ सदन में भी उनका रहना हुआ है, विधानसभा में, या उनके अच्छे संबंध थे, हाँ, ऐसा अच्छे वो संबंध कोट है। कर रहे थे। कृष्णानंद राय जी 2002 से 2005 तक रहे। सुशील जी पहली बार निर्वाचित हुए हैं 2007 में। 2002 वाले चुनाव हार गए थे वो। हार गए थे, दानापुर से लड़े थे, हार गए थे। उनका ये कहना था कि उनसे मेरे अच्छे संबंध थे, या हाँ। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता जी या देखता जी। था। फिर आपने सैकड़ों हत्याओं का जिक्र किया। इतना अच्छा इंसान या इतने अच्छे विधायक हम लोगों के बीच से चले गए और उनके दोषियों को सजा तक नहीं मिल पाई। आप भी उसी समाज से आते हैं, किस तरह से देखते हैं मैंने पूरी बताया, घटना ये को? जब घटना हुई मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था। मेरा ये 2005, 29 नवंबर 2005 की घटना है। मैं उस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था। मेरा और यहाँ मैं गाजीपुर से कोई मतलब भी नहीं था। मैं गाजीपुर आया हूँ 99 के बाद 2009 में, 10 सालों के अंतराल के बाद आया हूँ। और इसमें जो लोग थे, जो पैरवीकार थे, उनको लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए थी। चलिए वापस मायावती पर आते हैं, बहन जी पर। मायावती जी बीजेपी के साथ 3 बार 95, 97, 2002 में सरकार बनाती हैं गठबंधन की, और मुख्यमंत्री बनती हैं। समाजवादी पार्टी के साथ 93 में सरकार बनाती हैं और 2019 का गठबंधन होता है। लेकिन हर बार गठबंधन जो है वो जल्दी टूट जाता है। क्या ये पेंडुलम पॉलिटिक्स है बहन जी, बसपा की? बहुजन समाज के हितों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती। अलायंस होता है, सरकार बनती है, अलग बात है, लेकिन वो लंबा नहीं चलता है। तो अगर कोई इस तरह की बातें आती हैं जहां हमारे दल के कैडर का, हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके हित प्रभावित हों, तो वहां ऐसी 10 अलायंस को, ऐसी 10 सरकारों को बहन जी तिलांजलि देना पसंद करेंगी, लेकिन अपने बहुजन समाज के लोगों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगी। मैंने जो अभी बताया, चलते सेशन से इस्तीफा देकर चली गई। हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कब ऐसा हुआ है जिस तरह का बहन जी डिसीजन लिया? उन्होंने यही लाइन कहा था। अब मैं कोट करूंगा, मुझे आज भी याद आ गया। बहन जी ने कहा था कि मैं जिस समाज से आती हूँ, और अगर उस समाज के लोगों की बात मैं अगर इस सदन में नहीं उठा सकती, तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहन जी कभी भी बहुजन समाज के लोगों के हितों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। क्या बसपा का सपा और भाजपा गठबंधन करने से जो अंबेडकरवादी विचारधारा है वो कमजोर हुई, ऐसा देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। कॉम्प्रोमाइज तो हुआ ना, ना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ उन्हीं के नहीं। विरोध में समाजवादी पार्टी पार्टी के खड़े, साथ ना, समाजवादी नहीं, पार्टी या ऐसा नहीं भाजपा था के साथ। भाई। अंबेडकर जी और लोहिया जी दोनों को का इस तरह का मानना था कि अगर ये गठबंधन हो तो इससे बड़ा गठबंधन देश में कोई नहीं हो सकता है। वहां पर देखिए, सुकरात ने कहा था कि जब राजा को अपनी नीतियों के सापेक्ष यह समझ में आने लगे कि जनता में एक विद्रोह है और जनता में एक असंतोष है और जनता विद्रोह कर सकती है, तो राजा को राष्ट्र की भावना और धर्म की भावना अपने लोगों में जागृत करना चाहिए। दूसरे अन्य मुद्दे जो हैं, इन दोनों मुद्दों के सामने गौड़ हो जाते हैं। उस वक्त पुलवामा का जो घटना हुई, पुलवामा घटना में जो हमारे जवान शहीद हुए और जिस तरह से भारत की सेना ने अटैक किया, वो सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से हुई, उस पर जो जन भावना लोगों में जागृत हुई, उस वजह से गठबंधन या अपनी उतनी सीटें पाने में सफल नहीं हुआ जितनी इसको पानी चाहिए। आप अभी लोहिया का जिक्र कर रहे थे, तो क्या आज की समाजवादी पार्टी उस लोहिया की विचारधारा पर है? देखिए, हर जगह समय के साथ कुछ कुछ बदलाव होते हैं।
अब आज वो समय नहीं रह गया और आज उन हथियारों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। हम लोगों को भी अपग्रेड होना है, मतलब बहुजन समाज पार्टी के भी लोग, हम आज 9.5% पाए हैं। जीत के लिए मिनिमम भी 32 से 35% हमें अपना कैलकुलेशन चाहिए। तो सब लोग समय के समय साथ परिवर्तन किए, हमें भी करना है, हम लोग भी उसको उस दिशा में आगे बढ़ें। हाल में ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है बसपा कार्यालय गया बहन जी से मिलने के लिए, और गेट से वापस कर दिया गया। ये क्या शिष्टाचार है? देखिए, शिष्टाचार नहीं, हमारी बहुत अनुशासित पार्टी है। आप देखते होंगे मंच से लेके कभी आज तक सुने नहीं होंगे कि कोई जिसका सीट ना हो वो पहुंच गया हो। अभी आपने एक उदाहरण दिया ना कि ये घोसी में ही हमारे मारा मारी हो रही है, ये चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी इतनी अनुशासित पार्टी है कि वहाँ बिना समय और बिना तिथि के किसी को भी बहन जी से मुलाकात संभव नहीं है। इतनी बड़ी तादाद है उनके मिलने वाले लोगों की कि वो जो समय निर्धारित की रहती हैं, अगर उस समय किसी और को समय दे दें तो जो पहले से निर्धारित समय उसके साथ गलत होगा, इस वजह से नहीं मिली। मुसलमान वोट जो है वो भाजपा के विरोध में पड़ता है, ऐसा एक एनालिसिस मीडिया गलियारे में भी होती है और आप भी उसको देखते हैं। लेकिन जब मायावती का सॉफ्ट रुख भाजपा के लिए दिखाई पड़ता है तो ये वोट बैंक का खतरा नहीं दिखता कि? बहन जी नहीं इतना सोचती। बहन जी बताया तो कि बहुजन समाज के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करती। नहीं सोचती तो है इसलिए ऐसी स्थिति है। वही बहन जी को झूठ नहीं बोला जाता, बहन जी स्पष्ट हैं। अगर उनको भी झूठ बोलने आता और उनको भी उस तरह के डोरे डालने आता तो वो कामयाब होती जो यह चीज़ें, लेकिन वो अपनी नीतियों से, अपने बहुजन समाज के हितों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। गाजीपुर में होटल व्यवसायी विनीत राय के हत्याकांड में सपा से घोसी सांसद पीड़ित परिवार से मिलते हैं। अगले दिन सांसद अफजाल अंसारी हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के परिवार से मिलते हैं, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। ये किस तरह की राजनीति है? अफजाल अंसारी से बड़ा राजनीतिक इस जिले में कोई नहीं है। अगर कोई जो उत्तर गाजीपुर की सियासत कर रहा है, अगर अफजाल अंसारी को साध लिया तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। कोई साथ साध लिया राजनीति में, मतलब समझिएगा। अगर उनकी जो राजनीति की कला है, दूसरा समझ ले। अब आप दो चीज बताए, एक चीज छूट गए। इसके पहले वो गए थे, सत्या यादव जिला पंचायत का सदस्य रहे हैं। हाँ। और वो कटरिया कांड में जेल गए, उनके घर गए, उस वक्त ये घटना हो चुकी थी। मीडिया ने जब पूछा कि कैसे लॉ ऑर्डर है, तो उन्होंने कहा कि अपराधी थूक के चले गए गाजीपुर के लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन पे। पहले उन्होंने यह बात कही, ठीक। और वो छोड़ी कि उनके यहाँ दरवाजे कौन गया, दिवंगत हमारे स्वर्गीय विनीत जी के यहाँ, उनके यहाँ कौन गया कौन नहीं गया। अफजाल अंसारी को यह पता है कि भूमियार समाज कभी भी उनको मान्यता नहीं दे सकता, बिंद समाज उनको मान्यता दे सकता है। तो वो अपने वोट को, अपनी राजनीति को, जो उनका तरीका है, उस तरीके के साथ वहां गए। आप कह रहे हैं भूमियार समाज जो है अफजल अंसारी को मान्यता नहीं दे सकता, लेकिन देश की सबसे बड़ी भूमियार कॉन्स्टिट्यूएंसी मोहम्मदाबाद, जहां से वो लगातार उनका परिवार विधायक होते आ रहा है। फिर गलत डाटा अपना सही करिए। देश की सबसे ज्यादा भूमियार समाज की संख्या लखीसराय बेगूसराय में है। बिहार में कम से कम 8-10 ऐसी लोकसभाएं हैं जहां 4 लाख से 5 लाख भूमियार वोटर है। पूर्वांचल में मान लीजिए, सुन लीजिए, मैं पूरा वो कर दे रहा हूं। गाजीपुर से वो सांसद हैं। गाजीपुर में 50,000 नहीं है। गाजीपुर में जमानिया और सदर, जंगीपुर आंशिक, इन्हीं 3 विधानसभाओं में बहुत कुछ कुछ वोट हैं। भूमियार जो है ज्यादा संख्या में मोहम्मदाबाद विधानसभा में या बलिया लोकसभा में पड़ती है। और बलिया लोकसभा में अफजाल अंसारी 2014 का चुनाव लड़ चुके हैं और चौथे स्थान पे थे। विधानसभा कैसे जीते? लोकसभा का चुनाव, विधानसभा। अब यहां व्यक्तित्व उनका समीकरणों पे भारी है। व्यक्तित्व अगर समीकरणों पर भारी हो जाता है तो वो चुनाव जीत लेते हैं। व्यक्तित्व कैसे? यहां पे कुछ घटनाएं इस तरह की हो गई। जोगा मुसाहिब कांड हो गया एक, उसके पहले शेरपुर में एक घटना हो गई। तो मैंने बोला उनको कोई साधना सीख जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाएगा।
अफजाल अंसारी को साधना और उनकी मन मस्तिष्क जानना, उनकी नीतियों को जानना इतना आसान नहीं है। कोई है ऐसा सामर्थ्यवान जो उनको साध सके? अब वो वक्त बताएगा, वो भी जानते हैं कि कौन उनको साध सकता है, वक्त बताएगा। आपने कहा आपके समाज का वोट गाजीपुर में बहुत कम है, हाँ फिर भी भाजपा लगातार उसी समाज पर विश्वास लगा करके और नहीं, उसी देखिए समाज के एक लगातार व्यक्ति उसी पर मनोज सिन्हा जी चुनाव जीतते, परिस्थितियों बस चुनाव जीते हैं। अगर डीपी यादव 2014 में चुनाव नहीं लड़े होते, 65,000 वोट वो पाए और 36,000 वोटों से मनोज जी चुनाव जीत गए, तो जीते कि जिताए गए, ये आपने कहा ना कि गलती हो गई लड़ाकर, गलती हो गई कि ठीक हो गया, ये वो लोग जानते हैं। ये जीते या जिताए गए किन वजहों से, ये प्रोटोकॉल है या क्या है, ये चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं या क्या है, ये सब जनता को समझने के लिए छोड़ दीजिए। और यह जो 2014 का चुनाव यह रहा, 19 में से वो परिस्थितियां नहीं बन पाई, चुनाव लूज करना पड़ा, उसके पहले नहीं बन पाई, लूज करना पड़ा। जब जब हुआ है, आप डाटा उठा के देखिए, एक तीसरे यादव को लड़ाया गया है, समाजवादी पार्टी का वोट कटा है, किसने लड़ाया है, क्या किया, ये सब देखिए, तभी भारतीय जनता पार्टी यहां जीती है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी यहां वोट नहीं है उतना कि वो जीत पाए। भाजपा के 2024 के निर्णय को जो गाजीपुर लोकसभा का चुनाव लड़वाई, उस टिकट को लेकर के पारस राय जी का उनका अपना था, उन्होंने लड़ाया, अच्छा वोट पाए थे, 4.5 लाख वोट पाए थे। तकरीबन मनोज जी इतना वोट पाए थे, मनोज जी भी 4.5 लाख। कौन ज्यादा पाया था? पारस ज्यादा पाए थे। आप समझिए कि मनोज सिन्हा जी इस जिले में मेरी जानकारी में 4,500 करोड़ का काम कराए थे अपने मंत्री रहते हुए, और उनसे ज्यादा वोट पारस जी पाते हैं। तो यह है कि कोई एक तबका है जो मनोज जी को व्यक्तिगत नहीं पसंद कर रहा, और उनके मुकाबले उन्हीं के दिए गए कैंडिडेट पारस राय को उनसे ज्यादा वोट दिए। अंसारी परिवार की राजनीति को आप करीब से समझते हैं, किस तरह की राजनीति है ये? सपा का मूल कैडर भी इस तरह की राजनीति नहीं करता। मैंने बता तो दिया कि उनका स्पष्ट जो, नहीं आपने हाँ नहीं, सब बता दिया। राजनीति में बहुत सारी चीजें समझने पे छोड़ देना चाहिए। जो अफजाल अंसारी को साध लिया गाजीपुर में, तो वो यहाँ सफल हो जाएगा, नहीं तो उनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। गाजीपुर सपा और बसपा के लिए उपजाऊ भूमि रही है, लेकिन भाजपा मात खा जाती है। क्या भाजपा के लिए समीकरण दुरुस्त नहीं है? यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार दो प्रदेशों की बात करते हैं। हमारे यहाँ लिटरेसी कम है, जब तक साक्षरता कम रहेगी, जातिगत समीकरण जो है वो हावी रहेंगे। जातिगत समीकरण जो है वो हावी रहेंगे, और उन परिस्थितियों में जो कैडर है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ज़्यादा है, इसलिए वो प्रयास उनका परिणाम में बदलता है। क्या मनोज सिन्हा के विकास पर अफजाल अंसारी का समीकरण भारी होता है? हुआ, बताया तो कि क्या हमारे यहाँ साक्षरता कम है और उसके वजह से विकास, यहाँ मोहम्मदाबाद की आप बात करेंगे, विकास चुना ही नहीं लोगों ने, जज्बात पे वोट दिए। पिछले 40 सालों से दो धड़ा है, एक कहता है कि फलाने सामंती हैं, एक कहता है फलाने आतंकवादी हैं, बाहुबली हैं, इस्लामिक आतंकवादी हैं, ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। और जो जनता है जज्बात में दो धड़ों में बटी हुई है, और इन दोनों परिवारों को वोट देती आई है। सुशील सिंह ने भी बीते दिनों यही बात कही कि अब जो अंसारी परिवार है वो आतंकवादी है। अब मैंने सुशील जी का इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने बताया तो कि आपने खुद ही कहा कि वह स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के समर्थक थे। यह कुनबा उस परिवार को आतंकवादी, बाहुबली, इस्लामिक आतंकवादी बताता है, वह कुनबा इधर के लोगों को सामंती बताता है। इसी पर यहाँ के लोग, विकल्प का अभाव, सच्चाई विकल्प का अभाव है। अच्छा विकल्प मिल गया तो जनता तीसरे विकल्प पे चली जाएगी। अतुल राय विकल्प हो सकते हैं? नहीं, अतुल राय फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अभिनव सिन्हा? वो उसी में से हैं जो दूसरे को बाहुबली कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उसी परिवार से ही। मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर एक्शन को और एनकाउंटर नीति को कैसे देखते हैं? इस देश में कानून का राज होना चाहिए और संविधान से देश चलना चाहिए। नहीं चला पा रहे हैं संविधान से, या चला पा रहे हैं संविधान से? देखिए, अब तो बुलडोजर रुक गया है, जब से जस्टिस BR गवई ने उस तरह कह दिया कि तमाम उसमें कर दिए कि इस कार्रवाई के पहले यह 2-3 स्टेप्स कर दिए, करना होगा।
तो उसके बाद से तो चीज़ें काफ़ी थम सी गई हैं कि रुक सा गया है। मेरा मानना है कि देश संविधान से चलना चाहिए। एनकाउंटर? हर चीज़ में संविधान से चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जहाँ गलत हुआ नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है, और आप भी चूंकि क्षेत्र में आप भी घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कहती है भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, अलग अलग इसका प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मायने निकलते हैं। दे देने पे काम हो जाए तो वहाँ भ्रष्टाचार की गिनती नहीं होती है, वो बात दबी रह जाती है। और दे देने पे काम ना हो, वहाँ भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है। तो यही है, अभी भ्रष्टाचार है, कम ज़्यादा इसमें न जाया जाए, भ्रष्टाचार है। लेकिन दे देने पर काम हो जा रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले की सरकारों में दे देने पे काम हो जाता था, यहाँ देने के बाद भी काम नहीं हो रहा। सरकार का और एक अगर और, नहीं हाँ, होता तो राम मंदिर का मुद्दा क्यों, आप अभी कई सवाल किए राम मंदिर पे लगातार, तो कहीं कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं तभी यह सवाल पैदा हुआ, तो वहीं से चीजें आ रही ना। सरकार का एक और दावा है कि बिजली जो है, चूंकि आप गांव से जुड़े हैं, गांव में ट्रैवल करते हैं, कि बिजली जो है वो 18 घंटे गांव में और 24 घंटे शहरों में, नगरों में आ रही है। गलत बात है। वास्तविक स्थिति इससे इतर है। मैं पिछले 5 दिनों से अपने गांव में ही हूँ, अभी भी बैठा हूँ तो जनरेटर चल रहा है, तो आप लोगों का ये पॉडकास्ट हो पा रहा है। बामुश्किल 15 घंटे के आसपास गांव में रह रहा है, और शहरों में भी 20 घंटे से ज़्यादा नहीं। इतनी बिजली तो पहले भी नहीं रहती थी, 15 घंटे। नहीं रहती अगर थी। आप 15 से 18 मैं कह घंटे रहा हूँ डाटा पे बात करिए। आप देखिए, ये आमूल चूल परिवर्तन अचानक से नहीं हो गया था कि 2017 में सरकार बदली और 24 घंटे बिजली रहेगी। वही प्रोडक्शन हाउस थे, वही सारी चीजें थी। 2016 के दिसंबर महीने में 3 प्लांट्स, ये उसमें थर्मल पावर प्लांट भी थे और हाइड्रो पावर प्लांट भी थी, 3 प्लांट्स तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऑपरेशनल हो गए और वह शुरू हो गए थे। क्योंकि वह जाड़े का समय था, लोगों के नोटिस में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त बिजली की खपत उतनी नहीं थी, उतनी मांग नहीं थी, उत्पादन हो चुकी थी। नई जो सरकार आई मार्च 2017 में, उन्होंने उस समय वो उत्पादन उनका होने लगा तो वो चलता आया। अब आज जो मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके सापेक्ष कोई भी कारखाना बिजली का ऐसा स्थापित नहीं हुआ इस सरकार में कि हमारी उस जो मांग है उसको पूरी तरह से पूरी की जा सके। इस वजह से ये दिक्कतें आ रही है और बार बार। अखिलेश यादव कहते हैं हमारे सेटअप का उपयोग कर रही है। मैंने वो पूरा बता दिया, वो तो कहते हैं सेटअप का उपयोग, मैंने तो बता दिया तारीख और दिन की कब से कब शुरू हुआ। ये हम लोगों का रैपिड फायर राउंड है। इसमें कम शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे चाय या कॉफी, क्या पसंद है आपको? कोई नहीं, कैफीन से मुझे दिक्कत है, मैं ना चाय पीता हूँ ना कॉफी पीता हूँ। आपकी सबसे पसंदीदा किताब या फिल्म? मैं खुशवंत सिंह को पढ़ता हूँ, उनकी जो रचनाएं हैं, दिल्ली टू तो पाकिस्तान, ये पढ़ता हूँ खुशवंत सिंह की, उनकी सारी कृतियां मुझे पसंद आती हैं। डर कब लगता है? डर की जो जनता ने जिस जो मोहब्बत और प्यार दी है, एक गरीब के आंखों में अपने लिए आंसू न देखूं, ये कोशिश रहती है। आपका हीरो कौन है? हीरो मेरे मानवर काशीराम है। आपको गुस्सा कब आता है? जब सिस्टम से लड़ने में कहीं असहाय महसूस करता हूं तो गुस्सा आता है। पसंदीदा खाना? दाल चावल। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक। पसंद है या तीनों? फेसबुक। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। योगी या अखिलेश? बहन जी। अगर एक नेता से सवाल पूछना हो तो किससे पूछना चाहेंगे? किसी से नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही? सब पर विश्वास करना। अगर सुपर पावर मिले तो क्या करना चाहेंगे? शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन। हमारा जो निचला तबका है उसका बच्चा भी जाए तो कॉन्वेंट से पढ़ने वाले बच्चे के पैरेलल रहे, उस तरह की शिक्षा देना। बसपा क्या आज भी बहुजन एजेंडे पर काम करती है? हाँ बिल्कुल। मोदी की सबसे बड़ी गलती?
आश्वासन या जुमला इतना नहीं करना चाहिए। आरक्षण पे आपका स्टैंड? ठीक है, आरक्षण जो सबसे निचला तबका है उसको मिलना चाहिए, जिसको मिल चुका है उसकी रिपीटिशन वो नहीं होनी चाहिए। मायावती का सबसे बड़ा योगदान? बहुजन समाज को उचित सम्मान दिलाना। आपके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी को एक शब्द? आत्मचिंतन। क्या राजनीति सेवा है? जी, पूजा है मेरे लिए, सेवा से भी बढ़ के। अगर एक कानून आज रात बदल सकते हैं तो कौन सा बदलेंगे? डाउरी एक्ट में जिस तरह से पूरे परिवार को फंसा दिया जाता है, कर दिया जाता है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। विपक्ष की एक सबसे अच्छी बात? आईना दिखाना सरकार को। दिखा रही है? हाँ, दिखा रहे, कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका? शिक्षित करना, अपने जो हमारा नींव है हमारे यहाँ, उसको शिक्षित करना। आपके लिए भारत का मतलब? भारत का मतलब अपना प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा, सब कुछ भारत है। अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? 2029 का घोसी लोकसभा से। 27 हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ेंगे। अगर हमारे समर्थक और जनता और हमारी पार्टी डिसाइड करेगी तो परिवार का कोई सदस्य लड़ सकता है। कौन सी विधानसभा? अब 4-5 विधानसभाएं हैं, हम जहाँ बैठे हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा यह भी है, जमानिया विधानसभा भी है, घोसी और मधुबन है। 4 विधानसभाएं हैं फिलहाल में कि जिस पर परिवार का कोई सदस्य चुनाव में आ सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक समय देने के लिए। और अतुल राय जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उसी बेबाकी से सारे प्रश्नों का उत्तर बिना स्किप किए दिया है। तो सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।